मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम शिवराज की पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम पीएम मोदी को वैक्सीनेशन और तीसरी लहर से बचाव के लिए उठाए कदमों की जानकारी देंगे। सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाले फॉर्मूले और कोरोना के खिलाफ उठाए कदमों की तारीफ केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है। कोरोना पर काबू करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने में जुट गई है। शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता को और राहत देते हुए अनलॉक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एमपी में जिम और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में भी 50% ग्राहकों को बिठाने की इजाजत दे दी गई है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अनलॉक की प्रक्रिया में आज मध्य प्रदेश के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। आज से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिवहन शुरू कर दिया गया है। यानी अब इन राज्यों से बसों के जरिए लोग आ जा सकेंगे। एमपी सरकार ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए ये सुविधा नहीं दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बस सेवाएं रोक दी। कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद अब सीएम शिवराज सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। गुरुवार से सीएम शिवराज सभी मंत्रियों से 1-to-1 भी चर्चा करेंगे। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सस्ती बिजली के लिए 14,000 करोड़ की सब्सिडी के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। सरकार 32 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी देगी। शिवराज सरकार हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सीहोर में हुई शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में सरकार के इस मेगा प्लान की कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा हुई। शिवराज सरकार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का काम करेंगी, ताकि हर महीने एमपी के 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। कोरोना संक्रमण पर काबू पा लेने के बाद सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। सीएम बघेल हर रोज 2 जिले को विकास कार्यों का तोहफा दे रहे हैं। आज सूरजपुर और कोरिया जिले को 460 करोड़ की 368 योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन होगा। सीएम बघेल सूरजपुर में 244 करोड़ 40 लाख रुपए की 123 योजनाओं की सौगात देंगे। रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का सीएम शिवराज सिंह ने लोकार्पण किया है। सीएम ने ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया। सेतु निर्माण विभाग ने करीब 43.5 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया। सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुल का शुभारंभ करते हुए इस पुल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा है। रीवा शहर का ये तीसरा फ्लाईओवर है जिसे चालू किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को 247 करोड़ 91 लाख रुपए की 107 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। सरगुजा जिले में 165 करोड़ 33 लाख रुपए के 82 कार्यों का भूमि पूजन और 82 करोड़ 58 लाख रुपए के 25 कार्यों का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत रायपुर में प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम दिन है। आज पार्टी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद संभाग, जिला और ग्रामीण स्तर पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कल कार्यक्रम के पहले दिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का हमारे पास जवाब होना चाहिए। सीएम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने जनता के किए वायदों को निभाया। छत्तीसगढ़ में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना के चलते सत्रारंभ का कार्यक्रम स्कूलों में नहीं होगा। महामारी के कारण स्कूलों में छात्र नहीं केवल शिक्षक हैं और संक्रमण के खतरे को देखते हुए अगले कुछ महीने तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें आज से आम लोगों के लिए खुल जाएंगी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू भी आज से खुलने जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि लोगों को कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल मानने होंगे। धार कलेक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी में लगी लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू बंद पड़ा था, लेकिन नव पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद इसे आज से खोला जा रहा है। ग्वालियर में इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की याद में आयोजित होने वाला बलिदान दिवस बहुत छोटे स्वरूप में मनाया जाएगा। इस बार महानाट्य का आयोजन नहीं होगा, साथ ही कवि सम्मेलन भी वर्चुअली किया जाएगा।
बलिदान मेला आयोजक पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने बताया है कि 2 सालों से कोरोना संक्रमण की लहर को देखते हुए मेले को बड़े स्तर पर नहीं मना सकते हैं। 17 जून की शाम झांसी के किले से मशाल ज्योति यात्रा ग्वालियर पहुंचेगी, जिसका स्वागत ग्वालियर के प्रवेश द्वार पर किया जाएगा। राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने अलग तरह से अपना विरोध जताया है और ग्वारीघाट स्थित रामलला मंदिर में राम भक्त हनुमान को ज्ञापन सौंपकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की। भगवान की विधिवत पूजा करने के बाद तरुण भनोट ने बजरंगबली से कहा कि राम मंदिर जमीन खरीदी और चंदा इकट्ठा करने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। देश के जनसंख्या केंद्र से दबाव में है, ऐसे में आप ही चंदे की रक्षा करें और दोषियों को दंड दें। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में पुजारी ने बाबा को हरी सब्जियां अर्पित कर दी, जिसके बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष ने पुजारी को नोटिस थमा दिया है और कलेक्टर ने तय पूजन पद्धति के विरुद्ध सब्जी और नींबू मिर्ची लहसुन चढ़ाने पर कार्रवाई की बात कही। पुजारी के मुताबिक बाबा महाकाल को दक्षिण मुखी तांत्रिक पूजा का भी वरदान है, इसीलिए उन्होंने सब्जियां चढ़ाई हैं। लाइव स्क्रीन पर जैसे ही अधिकारियों ने देखा, तत्काल गर्भगृह के निरीक्षक और पंडित को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी संपत्ति को बेचने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस थमा दिया है। सरकार ने सितंबर 2020 में नियमों में संशोधन कर सरकारी संपत्ति को बेचने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 32 संपत्तियां बेचने के लिए टेंडर भी मंगवाए जा चुके हैं और कुछ को बेचा भी जा चुका है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आपत्ति भी व्यक्त की गई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने रायसेन जिले के सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। उषा ठाकुर शिक्षा में क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त और उनके उद्देश्यों को शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में सड़क हादसे में घायल 2 लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। कृषि मंत्री कमल पटेल का काफिला जब कमला पार्क के पास से गुजर रहा था तो वो एक सड़क हादसे को देखकर रुक गए और हादसे की सूचना एम्बुलेंस को दी गई है, लेकिन एम्बुलेंस आने में देरी हो गई। एम्बुलेंस आने में देरी के चलते मंत्री कमल पटेल ने सड़क हादसे में घायल दोनों युवकों को अपनी ही कार से हिमिदिया अस्पताल पहुंचाया। साथ ही हिमिदिया अस्पताल के अधीक्षक को फोन करके दोनों युवकों का इलाज करने के लिए भी कहा। रायगढ़ में 2 साल बाद भी बायो सेग्रीगेशन प्लांट न बनने से शहर के सामने कचरे से निपटारे की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर के 48 वोटों से उठाया गया कचरा रामपुर से ट्रैचिंग ग्राउंड में ही डंप किया जाता है, जिससे अब वहां कचरे का ढेर बन गया है। कोरोना काल में डॉक्टरों पर हुए हमले और एलोपैथी डॉक्टर को बदनाम करे जाने का खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संबंधित डॉक्टर 18 जून को नेशनल प्रोटेस्ट करेंगे। नीमच में कांग्रेस नेता और उसकी बेटी के खिलाफ बंजारा समाज लामबंद हो गया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में नीमच, मंदसौर और राजस्थान से आए बंजारा समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। होशंगाबाद में बीते 3 दिन से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन साथ ही किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। होशंगाबाद में लगातार बारिश की वजह से किसानों के खेतों में लगी मूंग की फसल को नुकसान हुआ है। बड़वानी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। पवती रोड पर एक व्यापारी के यहां दबिश देकर एसटीएफ ने 220 क्विंटल सरकारी गेहूं जब्त किया। एसडीएम के मुताबिक बरामद गेहूं सरकारी उचित मूल्य की दुकान का था। 120 क्विंटल गेहूं ट्रक में लोड किया जा रहा था, तो 50 क्विंटल गेहूं व्यापारियों के यहां खुले में रखा हुआ था, जबकि 50 क्विंटल गेहूं पैक था। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में 8 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है आरोपी का मकान तोड़ने की मांग की है, जिसके बाद नगर परिषद के सीएमओ ने जल्दी मकान नेस्तनाबूद करने की बात कही। धमतरी जिले में गगरेल बांध में कलेक्टर के आदेश को दरकिनार करके बोटिंग और वाटर स्पोर्ट का लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों में आक्रोश है, उन्होंने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश में कई राज्यों की पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भी पता लगाया है। इसकी जानकारी बालाघाट के एसपी अभिषेक तिवारी ने दी है।
एसपी अभिषेक तिवारी के मुताबिक अब तक 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एसपी ने कहा है कि 18 राज्यों के 700 से ज्यादा ऑपरेटर चिन्हित किए गए थे जो साइबर फ्रॉड करते थे। ओटीपी के जरिए लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते थे। बड़वानी के पुराने बस स्टैंड पर स्थित शराब दुकान बंद होने के बाद भी शराब बेचे जाने की सूचना पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से किसी को हिरासत में नहीं लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब किसकी थी और कौन बेच रहा था, मामले की जांच जारी है। जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र में पति ने 4 लुटेरों पर पत्नी की हत्या और लूट की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पति दीपक सोनी के मुताबिक 4 लोगों ने पत्नी दीप्ति की हत्या कर दी, जबकि दीप्ति के परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि शादी के बाद से ही दीपक प्रताड़ित करने लग गया था। वहीं पर पुलिस का कहना है कि कार के अंदर सोने के जेवर और बैग सुरक्षित रखे मिले हैं, जिस वजह से शक पति पर ही जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। ग्वालियर के गिरवाई थाना इलाके में बीते 9 जून को हुए मासूम के अपहरण और हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल कर लिया कि मासूम के गले में गोल्ड लॉकेट और कानों में सोने की बालियों के लिए उसने मासूम की हत्या कर दी। आरोपी ने मासूम की हत्या करके उसका शव जयपुर पहाड़ी में पत्थरों के नीचे दबा दिया था। आरोपी मासूम का ही दूर का रिश्तेदार है। हत्या करने के बाद आरोपी ने महज 1750 रुपए में लॉकेट और बाली सुनार को बेच दिए थे। पकड़ा गया आरोपी पहले भी चोरी कर चुका है। नीमच में पुलिस ने नाबालिग की तस्करी करके जबरन शादी कराने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी के 15 साल की नाबालिग को आरोपी पकड़कर ले गए और 1 लाख रुपए लेकर उसकी शादी राजस्थान के भीलवाड़ा में करा दी। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र के कृष्णा सिटी के पास प्रतिबंधित सिरप बेचने के फराक में घूम रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 सिरप बरामद किए हैं। युवकों के कब्जे से 10,000 रुपए कैश भी बरामद हो चुके हैं। भिंड पुलिस के साइबर विंग ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक विदेशी भी शामिल है, जो कि गैंग का सरगना बताया जा रहा है। गिरोह मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाता था, फिर लड़कियों को झांसा देकर उनसे पैसे हटता था। आरोपी के पास से कई मोबाइल, लैपटॉप, बैंक खाते और कैश बरामद हो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक युवती ने 5 लाख की ठगी की शिकायत की थी। डिंडौरी में पुलिस के रास्ते से भागने के दौरान घायल हुए शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। साथ ही एसपी ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए। बीजापुर में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए नक्सलियों में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पार्टी पर हमले के अलावा इन नक्सलियों ने मिनगाचल वाटर प्लांट में आगजनी भी की थी। इन पर हत्या, आगजनी और लूटपाट के कई केसेस दर्ज हैं। भिंड में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है और उमरी उपार्जन केंद्र में गेहूं से भरी बोरियों पर पानी के छिड़काव की खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार ने एक्शन लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिला पंचायत सीईओ और समिति प्रबंधन भजन सिंह को निलंबित कर दिया। भिंड में उमरी उपार्जन केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें केंद्र का एक सरकारी कर्मचारी गेहूं की बोरियों पर पानी डालता नजर आ रहा था। जीएमपीसीजी ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिस पर कृषि मंत्री ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। छतरपुर के नागगांव में युवक की डीजे की धुन पर कट्टा लहराते डांस करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना में शव लेकर आनंदपुरा जा रही एम्बुलेंस पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक के साथ ही कुछ दूसरा सामान भी रखा हुआ था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, आग बुझाने में जुट गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, मकान की निर्माणाधीन छत गिरने से 3 बच्चों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में झूठी ट्वीट करने वालों पर योगी सरकार की सख्ती, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों पर गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज। झूठे ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर। बीएसपी के 6 विधायक हुए बागी, सभी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे, उठा सकते हैं बंगाल हिंसा का मुद्दा। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर शांति स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने को कहा था। प्राइवेसी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में संसदीय समिति ने ट्विटर को किया है तलब। 18 जून शाम 4 बजे ट्विटर के अफसरों को पुनः होगा पेश।
एलजीपी पर अधिकार की जंग जारी। चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे रणनीति। चिराग गुट ने 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला। पशुपति पारस गुट ने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी। एनआईए ने दोनों पर रखा है 10-10 लाख रुपए का इनाम। 29 जनवरी को हुआ था विस्फोट। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर। 1 आतंकवादी मारा गया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन जारी। कंपटीशन में रुकावट बनती लंबी भर्ती प्रक्रिया। कोविड में बढ़ा वर्चुअल हायरिंग का ट्रेंड। भर्ती करने के लिए तैयार है 60% कंपनियां। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को मिली जगह। टीम इंडिया के स्क्वाड में 5 तेज गेंदबाजों को जगह मिली। शांति राज शर्मा, साथ ही शमी, बुमराह और उमेश यादव दिखाएंगे जलवा।